सुप्रभात। इसके पहले कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों का साझा किया गया था। वस्तुतः नेचुरल इवेंट्स की व्याख्या का सटीक एवं गणितीय आकलन प्रयोगों के माध्यम से कर लेना विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। सन 1905 में जब विशिष्ट सापेक्षिकता अथवा विशिष्टापेक्षिकता यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार हुआ तो डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने इस विशिष्ट सापेक्षवाद में केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी इनर्शियल फ्रेम्स, जिसे हम सामान्य भाषा में ऑब्जर्वर का नाम देंगे, उसको ही लिया। हमने वहाँ यह पाया कि दो प्रेक्षक एस डैश और एस हैं, जिसमें एस डैश एस के सापेक्ष समरूप वेग v से घूमता है। तब हमारे सामने एक यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि प्रेक्षक एस डैश एक सरल रेखा में ही क्यों घूम रहा है। यह ऊपर अथवा नीचे या वृत्ताकार मार्ग से भी जा सकता है, लेकिन आइंस्टीन ने प्रेक्षक की इस गति का विचार अपने पूरे सिद्धांत यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में नहीं किया। इस कमी के अतिरिक्त एक और कमी रह गई थी वहाँ कि पूरे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में गुरुत्वीय आकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण पर कहीं भी विचार नहीं हुआ है। जैसा कि हमें यह ज्ञात है कि संसार में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना रखती है, लेकिन आइंस्टीन ने इस प्रकार के गुरुत्वाकर्षण पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया। पूरे विशिष्ट आपेक्षिकता में उन्होंने इम्पटी स्पेस को ही लिया। वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के विरोध में अपने उपर्युक्त विचारों को प्रकट किया। एस डैश की गति क्यों सरल रेखा में होगी। वैज्ञानिकों का यह विरोध आइंस्टीन को युक्ति संगत लगा। उन्होंने इस सिद्धांत पर काम करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन तब भी उन्होंने गुरुत्वाकर्षण पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। वे प्रेक्षक की गति एस डैश की परिभाषा में लगे थे। यह तो संयोग की बात ही थी कि गणना के दौरान गुरुत्वाकर्षण की विचारधारा स्वयं सम्मिलित हो गई। चूंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उपर्युक्त कमियों के बारे में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई थी, यानी एक विशेष परिस्थिति के अंदर ही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के समूचे सिद्धांत सही है, अतः स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को रेस्ट्रिक्टेड थ्योरी भी कहा जा सकता है अथवा कहा जाता है। जिस प्रकार स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दो मान्यताओं यानी पोस्टुलेट्स पर आधारित हैं, उसी प्रकार सामान्य सापेक्षिकता का सिद्धांत यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दो मान्यताओं पर आधारित हैं, जिनके नाम हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस तथा प्रिंसिपल ऑफ कोवेरियंस। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस को हम इस प्रकार समझें, यदि यह मान लिया जाए कि कोई बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रही है और उसकी पिछली सीट पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और यह व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है, फिर और इस बात की भी कल्पना की जा रही हो कि बस का वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो यह बात स्वाभाविक है कि बस सवार पीछे की ओर झुक जाएगा। जैसा कि न्यूटन के
गति के नियम में इस बात का उल्लेख बार बार किया जाता है। लेकिन यदि बस जा रही हो और उसके पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़, यानी यह समझा जाए कि उसके पीछे अगर हिमालय पर्वत आ जाए तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से पुनः सवार पीछे की ओर झुक जाएगा। ये दोनों परिस्थितियां इस बात को बतलाती हैं कि दोनों ही परिस्थितियों में सवार पीछे की ओर झुकता है। अतः हम यह कह सकते हैं द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड एक्सिलरेशन आर सेम। मोटा मोटी इसे ही प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस का नाम हम देंगे। इसी प्रकार दूसरी धारणा जो आइंस्टीन की रही, जिसे प्रिंसिपल ऑफ कोवेरियंस का नाम हम देंगे। यदि दो प्रेक्षक S और S डैश हों और ब्रह्मांड में कोई घटना घटित हो रही हो, इसे इस प्रकार समझें कि S बल के संबंध में P मात्रा के लिए M और त्वरण के लिए F का प्रयोग कर रहा हो और S डैश के अधीन बल की सूचना F के द्वारा मात्रा के लिए कैपिटल M और त्वरण के लिए स्मॉल a का प्रयोग कर रहा हो, तो उस स्थिति में कैपिटल P इक्वल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल f होगा और S डैश के अनुकूल कैपिटल F बराबर स्मॉल m इंटू a होगा। यानी दोनों ही परिस्थितियों में अंतिम परिणाम एक दूसरे के बराबर होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही हम संकेतों को अलग अलग क्यों नहीं लें, अंतिम परिणाम प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे के समान ही प्राप्त होंगे और यही प्रिंसिपल ऑफ कोवेरियंस कहलाता है। सापेक्षवाद के इस उपांग ने, जिसे सामान्य सापेक्षिकता के नाम से जानते हैं, यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ने गुरुत्वाकर्षण की पूरी परिभाषा ही बदल डाली और यह गुरुत्वाकर्षण सर आइजैक न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण से बिल्कुल अलग था और इसने ब्रह्मांड के जिस नए प्रारूप की व्याख्या की वो आज के संदर्भ में भी समीचीन है और आज के संदर्भ में भी कार्यरत है। यह बहुत बड़ा आविष्कार था, बहुत बड़ा विज्ञान था, बहुत बड़ी वैज्ञानिक मान्यता का विधिवत एक्सप्लेनेशन था। इस एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।